हाय एफ फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप में से कोई भी घूमते फिरते भटकते भटकते मेरे इस चैनल पर नया आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइएगा। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन जिसन की शादी यांगली से हो चुकी थी और म्यान म्यान की शादी जैन चेंग से हो चुकी थी। अब जिन जिशन यांगली को लेके अपने अपार्टमेंट में आ चुका था। उन लोगों की एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली थी, तो वो एक नए अपार्टमेंट में थे। दूसरी तरफ जैन चेंग भी म्यान म्यान को लेके अपने अपार्टमेंट पे आ चुका था, लेकिन वो उधर वी वूजान के साथ ही रहने वाले थे, क्योंकि वी वूजान इस सिटी में अब एक ही हफ्ते के लिए था, तो वो किसी दूसरी जगह रहने के लिए नहीं गया हुआ था। जैसे ही जैन चेंग और म्यान म्यान घर के अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि वी पहले से ही वहाँ पे था, यानी कि पहले से ही अपार्टमेंट में था। वी की नज़र जैसे ही म्यान म्यान पे जाती है तो म्यान म्यान से बोलता है, वेलकम टू दिस हाउस म्यान म्यान एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ्स न्यू जर्नी। म्यान म्यान भी वी से थैंक यू बोलती है। अब जैन चेंग म्यान म्यान से इशारा करते हुए उसको उसका रूम दिखाता है, यानी कि अपना और उसका रूम दिखाता है। तो म्यान म्यान उसके रूम में चले जाती है। अब वहाँ पे वी और जैन चेंग दोनों ही अकेले खड़े थे और वी जैन चेंग के शोल्डर पे अपना हैंड रखते हुए बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। जैन चेंग कहता है बिल्कुल। अब यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है। बात उस दिन की है जब जैन चेंग ने म्यान म्यान से शादी करने की कंडीशन रखी थी। सबकी बात ख़त्म होने के बाद वी वूजान ने जैन चेंग से बात की थी। वी किसी भी तरीके से जैन चेंग को मनाना चाहता था कि वो ये शादी ना करे, लेकिन जैन चेंग अब किसी की सुनने वाला नहीं था। वो बस चाहता था कि उसकी सिस्टर उसके इन-लॉज़ के हाउस में बस खुश रहे, और वो ये सोच के म्यान म्यान से शादी कर रहा था कि अगर उसकी सिस्टर के इन-लॉज़ उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं तो वो उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है म्यान म्यान के नाम पे। और ये बात वी समझ चुका था, तो वी इस बात पे उससे बोलता है कि अगर तुम म्यान म्यान से शादी करते हो तो तुम्हारी वैन किंग के लिए फीलिंग्स का क्या होगा। तो इस पे जैन चेंग बोलता है कि वैन किंग उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। इस बात को सुनते ही जैसे वी के तो होश ही उड़ चुके थे, और वो जैन चेंग से पूछता है क्या तुम उसे प्रपोज कर चुके थे। जैन चेंग वी से आई कांटेक्ट को ब्रेक करता है और टर्न होके बोलता है हाँ। जैसे ही वो वापस आया था वो वैन किंग से मिला था और उसने अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस की थी और उसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये सुनते ही वी के तो अब और भी ज़्यादा होश उड़ चुके थे। वो कभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि वैन किंग ने जैन चेंग को रिजेक्ट किया, लेकिन वो इस मैटर में अब कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने इस बात को यहीं पे छोड़ दिया और जैन चेंग से प्रॉमिस लिया कि वो म्यान म्यान के साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगा। और इस बात पे जैन चेंग भी एग्री करता है, और जैन चेंग उससे बोलता है कि मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं करूँगा या उसे कभी भी बिना किसी गलती के कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा, और ये बात मैं उसे पहले ही बता दूंगा कि ये शादी मैं उसके साथ क्यों कर रहा हूँ। इस बात पे वी जैन चेंग के शोल्डर पे फिर से अपना हाथ रखता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा भाई लड़कियों की रिस्पेक्ट करना जानता है, और म्यान म्यान तो उसकी होने वाली पत्नी है, तो उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेगा। यहाँ पे ये फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। अब एक हफ्ते बाद का समय आता है। इस पूरे हफ्ते में वांगजी और वी दोनों ने ही एक साथ बहुत ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। इस पूरे हफ्ते में वांगजी ने वी को अपने एक बेबी की तरह ट्रीट किया था। इवन वी अब तो खाना भी उसी के हाथ से खाना पसंद करता था, और वो उसे फोर्स किया करता था कि वो उसे फीड करे। बाय एनी चांस वांगजी कभी भी वी की कोई बात मानने से मना करता तो बहुत ड्रामा करते हुए बोलता है कि एक हफ्ते के बाद तो उसे जाना ही है ना, तो क्या वो एक हफ्ते के लिए भी उसकी बात नहीं मान सकता। और इस सेंटेंस को सुनते ही जैसे वांगजी का दिल एकदम मेल्ट हो जाता था और वो सारी बातें मानता था जो भी वी बोलता था। और ये पूरा हफ्ता बिल्कुल ऐसे ही बीतता है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड किया था। अब टाइम आ चुका था कि वी अनदर सिटी में जाए अपने आगे की पढ़ाई के लिए, और वांगजी
अपनी कंपनी ज्वाइन करे एज ए वाइस प्रेसिडेंट। जिस कंपनी के प्रेसिडेंट उसका भाई यानी कि जेवजुन थे और चेयरमैन उनके अंकल यानी कि लान चिरेन थे। यहाँ से इन सभी की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। वी अपनी पढ़ाई में भी बिजी हो जाता है, नियो सांग अपनी फैमिली बिजनेस में बिजी हो जाता है, लांग वांग जी भी अपने फैमिली बिजनेस में बिजी हो जाता है और जन जंग भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अब एक कंपनी में न्यू इंटर्न्स की तरह ही काम कर रहा था अपनी ही कंपनी में। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा बिजी लाइफ जिसकी चल रही थी वो था वी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी एक लॉयर बनने के लिए और बहुत हार्ड स्टडी भी करनी थी जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हालांकि इन कॉलेज टाइम में उसकी हैबिट बन चुकी थी पढ़ाई करने की वांग जी की वजह से, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लॉयर की स्टडी करना कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी हार्ड वर्क के साथ लगा हुआ था और वो अपने आप को सक्सेस करने में लगा हुआ था। उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल रहा था वांग जी के लिए, जैन चेंग के लिए, यांगली के लिए और अपने फ्रेंड वैनकिंग और नियो सांग के लिए। म्यान से भी कभी कभार उसकी बात होती थी, लेकिन वो उससे इतनी ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन जब भी उसकी बात होती थी वो एक रिलीफ फील करता था कि हाँ जैन चेंग उसका ख्याल रख रहा है। ऐसे ही समय निकलते जाता है। अब सीधे 7 साल हो जाते हैं। इन 7 साल में वांग जी और वी ऑलमोस्ट 2 या 3 बार ही मिले होंगे, क्योंकि उसके अलावा जब भी वी अपने घर में आता था तो वांग जी बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाता था या वो भी आउट ऑफ टाउन होता था बिजनेस के सिलसिले में। और वी के पास भी इतना टाइम नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा छुट्टियां अपने घर पे मना सके। वो कभी कभार ही आता था, जिसकी वजह से उन लोगों की मीटिंग्स बहुत कम हो पाती थी। लेकिन फाइनली वी 7 साल के बाद वापस आ रहा था। 5 साल उसकी डिग्री लेने में उसको लगा था और 2 साल उसको एक फेमस लॉयर को असिस्ट करने में लगा था, यानी कि उसके चलते अब वो भी बहुत अच्छा लॉयर बन चुका था। और एक वापस आने से पहले वो एक केस भी लड़के आया था जिससे वो जीता हुआ था। आज भी अपनी सिटी वापस लौटने वाला था। पिछले 3 महीने से वांग जी और वी ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वो कभी कभार वीडियो कॉल पे बात करते थे, लेकिन पिछले 3 महीने से वो लोग इतने बिजी रहने लगे थे कि उन लोगों को सिर्फ टेक्स्ट पे या कॉल पे ही बात करने का टाइम होता था। उन लोगों को इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो लोग वीडियो कॉल कर सके या वीडियो कॉल पे बात कर सके। जब भी वांग जी वीडियो कॉल करने के लिए वी को बोलता तो वो उस चीज़ के लिए मना कर देता और बोलता कि वो अभी बिजी है, फिर कभी बात करेगा वीडियो कॉल पे, तो अभी मैसेज पे या कॉल पे वो बात कर सकता है। पिछले 3 महीने से बस यही चल रहा था। आज वी वापस आ रहा था और वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि फाइनली वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम एक साथ स्पेंड कर सकते थे। अब फाइनली टाइम हो चुका था वी के प्लेन के लैंड होने का और वांग जी एयरपोर्ट के बाहर ही वी का वेट कर रहा था। 15 मिनट के बाद वी भी एयरपोर्ट से बाहर आता है। वांग जी की नज़र जैसे ही वी पे पड़ती है वो उसे देखे ही रह जाता है। वो उसे टो टू हेड पूरा एनालाइज करता है और अच्छे से देखता है। वो देखता है कि वी पूरी तरीके से प्रोफेशनली ड्रेस्ड है। वांग जी की नज़र वी के फेस पे रुक जाती है। उसके आइज़ और लिप्स दोनों ही स्माइल कर रहे थे और वो भी एक स्वीट सी स्माइल वी को देता है। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और वांग जी की नज़र वी के सर पे जाती है जहाँ पे एक पोनीटेल बनी हुई थी। उस पोनीटेल को देखने के बाद वांग जी की स्माइल थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है। वी इस चीज़ को नोटिस करता है और वो जैसे ही वांग जी के करीब पहुँचता है तो वो वांग जी से पूछता है, तुम्हें मेरा न्यू लुक कैसा लगा लांजन? वांग जी उसके फॉरहेड पे एक सॉफ्ट किस करते हुए बोलता है, तुम्हारा हर साइड, तुम्हारा हर लुक बेस्ट है वी। वांग जी के सेंटेंस को सुनने के बाद वी थोड़ा सा शाय फील करने लगता है, जैसे वो पहली बार वांग जी के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन रहा हो। अब वांग जी अपने फिंगर से वी के बालों को उसके कान के पीछे टक कर देता है जो कि उसके फेस पे आ रहे थे
और उससे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। वी उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वांग जी उससे पूछता है कि मेरे अपार्टमेंट। वी उससे बोलता है कि जेनचेंग मेरा वेट कर रहा है, तो वांग जी उससे बोलता है कि मैं पहले ही जेनचेंग को बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें पिक करूँगा एयरपोर्ट से और अपने ही अपार्टमेंट लेके जाऊँगा और तुम बाद में घर जाओगे। जेनचेंग, यांगली और जेओजिन तीनों को ही इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता था, इनके कॉलेज टाइम से ही। लेकिन इनके घर के बड़े लोगों को अभी कुछ भी नहीं पता था और ये लोग सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे उन्हें बताने के लिए, इसलिए इन लोगों ने अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए जेनचेंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वांग जी वी को एयरपोर्ट से पिक करता है तो। लेकिन इस बात को सुनते ही वी एक क्यूट सा पाउट बनाता है और बोलता है कि जेनचेंग ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे पिक करने के लिए आएगा। इस बात पे वांग जी उससे बोलता है क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई कि मैं तुम्हें लेने आया? वी बोलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया था। लेकिन इसके साथ वी नोटिस करता है कि वांग जी के फेस पे हल्की सी सैडनेस आ चुकी थी, तो वो बोलता है कि लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे लेने आए। इस बात पे वांग जी एक स्लाइट सी स्माइल अपने लिप्स पे लेके आता है और उससे बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। वांग जी वी को लेके अपने अपार्टमेंट पहुंच जाता है। उसने पहले से ही उसके लिए लंच रेडी रखा था। घर पहुंचते ही वांग जी वी को फ्रेश अप होने के लिए बोलता है। वो दोनों ही अलग अलग वॉशरूम्स में जाते हैं, फ्रेश अप होते हैं और अभी वो दोनों ही अपना लंच एंजॉय कर रहे थे। पुराने दिनों की तरह आज भी वांग जी वी को अपने हाथों से ही खाना खिला रहा था और वो अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर रहे थे साथ ही साथ। और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो कल फिर से डेट पे जाएंगे। अब वो दोनों एंजॉय करते हुए अपने लंच को फिनिश करते हैं और वांग जी वी को उसके अपार्टमेंट में छोड़ आता है। अगले दिन उन दोनों ने जैसे डिसाइड किया था वो लोग डेट पे जाने वाले थे। वो दोनों अपने पुराने दिनों की तरह आज भी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बस वॉक करते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने आज भी किसी भी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था कहीं भी जाने के लिए। वो आज भी बस एक दूसरे की कंपनी ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे और वो कभी पार्क तो कभी अपने फेवरेट प्लेस पे जा रहे थे। अब दिन का समय हो चुका था। वी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उसने वांग जी को बोला कि वो खाना खाना चाहता है। वांग जी उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आता है। वहाँ उन्होंने अपना लंच ऑर्डर किया। लंच आ चुका था और रोज़ की ही तरह आज वांग जी फिर से वी को अपने ही हाथों से खाना खिला रहा था। वो दोनों अपने इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि कोई था जो उन्हें देख रहा था और वो कोई और नहीं, लैन चिरेन था, जो कि वहाँ एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया हुआ था। और उसकी नज़र जैसे ही अपने साइड के टेबल पे जाती है तो वो देखता है कि वांग जी किसी को अपने हाथों से खाना खिला रहा है और वो कोई लड़का है। तो गाइज़, इस पार्ट को भी आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। जैसे कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आपका एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। सो प्लीज़ शो योर लव एंड सपोर्ट मी। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Wait for the next part.